सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के देख। इन ख्वाहिशों के गांवों से आगे निकल के देख। तूफान क्या डुबाएगा तेरी कश्ती को। आंधियों की हवाओं से आगे निकल के देख। स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर ललित। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों, इन आंधियों का मतलब क्या है? एग्जाम है और इन एग्जामों से हमें आगे निकलना है, इन एग्जाम से हमें आगे बढ़ना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोल करके अपनी सिलसिले को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे 29 दिसंबर का पेपर जो होगा एकदम खास, और आपसे होगी इस पर हमारी बात। देखेंगे कैसे होंगे सवाल, कैसे होंगे जवाब, उम्मीद करेंगे सबसे, और करेंगे हम एकदम खास बात। के जवाब हमें कैसे मिलेंगे इन सवालों के। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। तो सीटेट 2021 में जो ऑनलाइन पेपर है उसका 29 दिसंबर का पेपर मैं आपके सामने कराने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 29 दिसंबर के इस ईवीएस के पेपर में आप सबको बहुत आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। तो भाई जल्दी से अपने सेशन को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और जल्दी से बता दो मुझे कि कितने साथी तैयार हो चुके हैं। तो चलो बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। What does the story of Diwali in class third? How we make things. Focus on how we make things. Theme number 6 of EVS. यानी EVS की 6 थीमों में से एक थीम है। इनमें से कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? जो दीपावली, अब इस सवाल की, इस पूरे पेपर की एनालिसिस क्या रहेगी कि आप कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की ईवीएस की एनसीईआरटी की सभी बुक का अध्ययन जरूर कर लें। ये आपके लिए आज का विचार, क्योंकि इस पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि कक्षा 5 की किताब में ये चैप्टर दिया है, कक्षा 4 की किताब में ये चैप्टर दिया है। तो एनसीईआरटी की कक्षा 3 से 5 तक की सभी पुस्तकों को आप जरूर एक बार पढ़ लें। शुक्रिया मनोहर। ईवीएस बाय ललित कुमार आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो। ठीक है, लाइक तो कर ही देंगे आप। तो व्यवसाय की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव भेदभाव समान कार्यों के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन देना, या शारीरिक श्रम की मर्यादा का अवधारणा। यानी यहां पर आपको बताना है इनमें से कक्षा थर्ड में एक चैप्टर है। उस चैप्टर में, ईवीएस के इस चैप्टर में हम चीजें कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो दीपावली हम मनाते हैं कि कहानी किस पर केंद्रित है। तो लेट्स सी, देखेंगे आपका जवाब क्या केंद्रित। और ये मैंने आपकी दूसरी बार इस चैप्टर से दूसरा सवाल पूछा गया है। पहले भी ये सवाल पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं इसका आंसर होना चाहिए क्या। बिल्कुल सही पहचान रहे, अगर आप पहचाने तो। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दीपावली पे काम किया जाता है तो पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर लिंग भेदभाव की अवधारणा को बारे में ये चैप्टर समझाने के लिए दिया गया है। बहुत ही बढ़िया आंसर। एक और सवाल। वातावरण को बचाने के लिए देयर हैज बीन सपोर्ट फॉर मैनी मूवमेंट फॉर द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड ए डेसिव रोल इन चिपको मूवमेंट ऑफ 1970? वातावरण को बचाने के लिए, आवश्यकता के लिए हुए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन में कितने, यानी किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? बाबा आमटे, वंदना शिवा, मेधा पाटकर, या सुंदर बहुगुणा? और ये सब इसको जानते होंगे, प्रणाम सभी को। इनके बारे में शायद सभी को पता होगा, क्योंकि अभी 2021 में इन महान भाव का देहांत हुआ है। बता देते हैं। चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण सुरक्षा का आंदोलन था। भारत के, अब तो उत्तराखंड हो गया है, उस समय ये उत्तर प्रदेश था, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही थे, बाद में जाकर के ये हुआ। ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो विरोध में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, और वो राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई पर अवरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। इस आंदोलन की तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया। और इसके जो मुख्य अभिनेता थे वो थे हमारे श्री श्री सुंदर बहुगुणा जी। आप उनकी इमेज देख सकते हैं। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश शासन में, और 21 मई 2021 लगभग 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। चिपको आंदोलन की मुख्य बात क्या थी? यहां पर 1970 लिखा हुआ है अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं सर्च कर दूं तो कई जगह 1973 भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको 1970 कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इसको 1970 मानता है। ठीक है ना जी। तो यहां पर भारत के प्रसिद्ध
पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगर कोई बोले, इनको वृक्ष मित्र की उपाधि भी दी गई है, इसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और इनका एक कोट था, इस आंदोलन के लिए इनका कोट क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। तो ये इनकी 4 लाइन थी, नारा था इस चिपको आंदोलन का। ये 1973 हमने पढ़ा है। अब मैंने भी 1973 लिखा मुझे भी, लेकिन 1970 में शुरुआत हुई थी, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया राजेश जी। मैंने 1973 लिखा है, देखिए मैंने आपको 1973 लिखा है हर जगह, लेकिन हमने भी 1973 पढ़ा। लेकिन उसने क्या हो, किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये 1970 के दशक में बोला गया है। 1973 मनोहर जी, ये जो इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने, मैं इसको तो बोल रहा हूँ कि 1970 में नहीं, 1970 के दशक में होना चाहिए था। एक लाइन यहाँ से मिट गई है, दशक और लगा लेंगे तो ये 1973 में बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये दशक इन्होंने मिस कर दिया। मैंने कहा ना, सीटेट में पेपर में बहुत गलतियां थी, बहुत सारी चीजों को गलत प्रिंट किया गया था। 1973 मेरी तरफ से मानिएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी जो कहानी 1973 में ही आपको सुनाई है सारी, ठीक है ना? तो 1970 तो यहाँ बोला गया है, किसने? एनसीईआरटी ने अपने पेपर में। ओके, आगे बढ़े। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन को होता है पीयर असेसमेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर कोऑर्डिनेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या था भाई? बच्चों की संख्या कम है, थोड़ा सा सहारा लगाओ, एक बार शेयर करके आओ सब लोगों को, जब भी बात बनेगी। तो विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों या समूह में कर रहे हों। यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। यह शिक्षा के ज्ञानवर्धन पर, विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है। यह विद्यार्थी के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। तो यहां पर आपको बताना है, बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। तो ईवीएस में सहपाठी आकलन किसको बोलते हैं? अभी सहपाठी आकलन मतलब क्या होता है? जहां पर एक बच्चा दूसरे बच्चे की कॉपी को चेक। हाँ, और गलती बिल्कुल वर्षा जी, तभी तो मैंने आपको गोला घुमा के बताया है, तभी तो मैंने आपको गोला घुमा के बताया है कि ये गलती होती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम सवाल सही कर लेंगे, गलतियों को खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ईवीएस, यानी यहाँ पर क्या, मैं, कंचन, राज, प्राची, सीमा, मनोहर एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, और हमें एक काम दिया गया। तो मैंने क्या करूंगा, मैं अपनी कॉपी मनोहर को दे दूंगा, मनोहर अपनी कॉपी सीमा को दे देंगे, सीमा अपनी कॉपी राज को दे देंगी, और वो आपस में चेक करेंगे उसको कि इसमें क्या गलती है। तो उससे क्या मिलता है? बच्चे को इंस्टेंटली फीडबैक मिल जाता है, और उसी फीडबैक के आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो क्या करते हैं, जब विद्यार्थी एक दूसरे के जोड़ों में आकलन करने का प्रयास करते हैं। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने चुना है तो ये एकदम सही जवाब है। ओके, आगे बढ़े। ए इज द राइट आंसर। हाँ, नहीं नहीं, मैंने आप ही के नाम लिए हैं, एग्जाम्पल दिया बस मैंने ठीक है ना? एक और सवाल, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है? त्रिपुरा और मणिपुर, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय। मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैप पढ़ना आता है, मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैप पढ़ने पर ही आपको सवालों की जानकारी होगी। हर किसी पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैप से आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग श्रीराम, आपने देखा होगा हर किसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको किससे आ रहे हैं? सीधे मैप से आ रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन मिलने की चांसेस बढ़े हैं, और आपने जवाब देने की कोशिश की ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, और वो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये जो आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से आती है? हिमालय से निकलकर, और इस जगह से होती हुई यहां पर पार हो जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, इन देशों में। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय से उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। और बता दें आपको, इंडिया में कहां कहां बहती है? तिब्बत में बहती हुई ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत के 2 राज्यों में होकर ये बहती है, एपी और असम। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ और बातें हैं इसके बारे में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिलती हैं तो वहां पर मेघना बनता है, यानी उन दोनों का जो मिलन है वो मेघना बनता है। उस नदी को बराक नदी भी कहते हैं, जो उनकी सहायक नदी है। के साथ साथ
बांग्ला भाषा में इसको जमुना बोलते हैं। इसके साथ साथ चीन में ये या लुंग त्स्यांग पू चियांग या यरुलुंग जेगबोंगो जियांग कहते हैं इस नदी का नाम। ये तो याद ही करना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा नाम कैसे याद करोगे। इसके साथ तिब्बत में यरुलुंग तसंगपो या सांपो के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के नाम है जहां जहां से निकलती है। मध्य और दक्षिण एशिया में की प्रमुख नदी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जानते हैं। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसमें क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, इनके नाम अलग अलग है ना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जानते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अब दो राज्य हुए, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अब ये कह सकते हैं कि असम में तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं, देहांग। याद कर लीजिएगा, ये देहांग पूछ सकता है। हाँ पंगा, हाँ गंगा को पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, देहांग याद रखिएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है पूजा जी। ओके आगे बढ़े, चलो। इन विच डायरेक्शन इज वलसाड सिटी लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू हैदराबाद सिटी, तेलंगाना स्टेट। वलसाड शहर, हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस स्थिति में है? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ और नॉर्थ और वेस्ट साउथ, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर या दक्षिण पश्चिम। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है आपने। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब मुझे मिला उत्तर पश्चिम, विनोद ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया। बाकी सब लोग भाई लाइक की इतनी कंजूसी काहे कर रहे हो, लाइक में इतनी कंजूसी होनी चाहिए कि जितनी आप कर रहे हो। तो भाई लाइक को बढ़ाते चलो, प्यार बांटते चलो सुबह सुबह। और राइट ऑप्शन उत्तर पश्चिम, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, अच्छा वलसाड शहर किस सिटी में है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वलसाड किसका जिला है। वलसाड जो है वो किस राज्य का में आता है? तो आपको बता दें वलसाड गुजरात का है, ये गुजरात सिटी है। इसका मतलब आपको गुजरात को देखना है किसके रेस्पेक्ट में, हैदराबाद यानी हाँ तेलंगाना राज्य के रेस्पेक्ट में, है ना। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये देखो हम जब नक्शे को देखते हैं तो क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, वेस्ट और ईस्ट। इसको उठा के अगर मैं नक्शे को ऐसे यहाँ से क्रॉस कर दूं बीच में से ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब देखो यहाँ पर है तेलंगाना, निशान लगाया हुआ है यहाँ पर, और तेलंगाना से ये है गुजरात का वलसाड। तो ये किधर हो गया, इस स्थिति में जा रहा ना, इस वाली स्थिति में। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर ऊपर, इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में आ जाए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मैप बहुत जरूरी है, मैप से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वलसाड सिटी। तो आप कह सकते हैं कि ये आप जो है उत्तर पश्चिम इसका एकदम सही आंसर आप देते हैं। तो बड़ा बढ़िया, यानी आपको बहुत अच्छे से मैप आता है, इसी वजह से मुझे सही आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं मैं, तेलंगाना हैदराबाद, बिल्कुल। एक और बात करते हैं और आपसे सवालों को चलिए, इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? Which of the following is not a social insect? मधुमक्खी, बी, भृंग, बीटल, चींटियां, आंट्स, दीमक, टर्मिट्स। तो राइट ऑप्शन क्या, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये सामाजिक कीट कौन सा। तेलंगाना हैदराबाद के साथ रखकर बोला गया है, हैदराबाद हाँ जी आंध्रा की राजधानी है, तेलंगाना इज डिफरेंट, समझ। और राइट ऑप्शन बी भृंग। ये भृंग जानते हो क्या अच्छा भृंग का नाम भृंग है, पता है क्या होता है भृंग? भृंग को पता है क्या होता है भृंग? क्योंकि पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही थे, वो बाद में सेपरेट हुए हैं। तो भृंग, मकड़ी, ये सब, हाँ। भृंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गुबरीला देखा होगा, भृंग में आते हैं गुबरीला, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सब भृंग में आते हैं। मैं बता देता हूं। तो पहले देखो मधुमक्खी के बारे में बात करते हैं। मधुमक्खी ये है जो शहद लेती है और इकट्ठा करके हमें खिलाती है। और आपको बता दें सामाजिक कीट का मतलब क्या है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ में लड़ते मड़ते भी हैं, लेकिन लेकिन साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं। उन्हीं कीटों को सामाजिक कीट कहा जाता है, जो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक समूह में रहते हैं और किसी भी चीज का अनुसरण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हाँ तो जैसे हम बात करते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी एक घर में रहती है, जी हाँ, रानी मक्खी होती है, उसके आदेश पर वो काम करती हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं और अलग वाले। इसके बाद आता है भृंग। भृंग जैसे मैं इसको इसको गुबरेला बोल देते हैं, तिलचट्टा, नहीं ऐसे जीव जो जीव अलग अकेले अकेले घूमते। अब देखे होंगे जब भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर में हो जाता है तो ये जनरली अकेले घूमते हैं, है ना। ये भंवरे होते हैं, जैसे ये अकेले घूमते हैं, किसी के साथ नहीं रहते।
तो इसका मतलब क्या, इनको बोलते हैं असामाजिक कीट, यानी सामाजिक कीट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं चींटियों की। चींटियां आप देखते होंगे चींटियां समूह में रहती हैं और चींटियों में भी वर्कर वगैरह सब कुछ होते हैं और एक समूह में चलती हैं, एक साथ काम करती हैं। तो ये चींटियां हैं, ये भी सामाजिक कीट होती हैं। इसके बाद दीमक की बात करते हैं। दीमक जो है एक ऐसा है जो 24 घंटे काम करता है, एक ऐसा जीव जो 24 घंटे काम करता है, आपने देखा होगा इधर लगा हुआ है। और ये नुकसानदायक बहुत है क्योंकि ये लकड़ी खाते हैं, इसका मेन खाना जो लकड़ी होता है और खा खा के उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या जी, गुबरा कीड़ा, हाँ गुबराला हमारे यहाँ बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं दीमक। तो दीमक भी एक ग्रुप में और समूह में रहती हैं, इनका भी मुखिया और वर्कर इसमें भी होते हैं। तो सामाजिक कीट समझ में आया क्या होता है, वेरी गुड, किस क्लियर, सबको क्लियर है ना इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं सामाजिक कीट कौन सा है, नहीं है भृंग। बीटल जो है वो बीटल सामाजिक कीट में नहीं आते, ठीक है ना। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, द डेट ऑफ पैकेजिंग इज गिवन ऑन द पैकेट ईच फूड आइटम बिकॉज। आपने देखा होगा हर किसी पैकेट के ऊपर एक डेट ऑफ लिखी होती है, डेट ऑफ पैकिंग, ये डेट है पैकिंग, उसके बाद लिखा होता है कि दिस आफ्टर दिस ये फूड खराब हो सकता है और ये एक्सपायर हो जाएगा तो उसको ना खाया जाए। कुछ इस तरह से उस डेट को डिफाइन किया जाता है कि किस दिन ये पैकेट पैक हुआ। तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उस पैकेट को बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधि शेल्फ आयु होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपायरी डेट होगा कि नहीं होगा भाई, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो हर किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट होता है। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भोज्य पदार्थ के प्रक्रम और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग, सही बात है, यानी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। उसकी गैस निकल जाती है, उसमें कोई गैस चिप्स पैक करते हो तो उसमें गैस भरी जाती है, ये प्रिजर्वेटिव है जो उसको परिरक्षक बोलते हैं, ये भी सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इसको खराब कर देंगे, सही बात है। इसीलिए इस पर डेट दी जाती है कि आफ्टर सम टाइम सर्टेन पीरियड, यानी अगर उसका टाइम पूरा हो गया है, एक्सपायर डेट होगी, तो उसमें कुछ रोगाणु आ जाएंगे तो उसको खाना नहीं चाहिए, ये भी सही है। और हमें उन भोज्य पदार्थों को उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हो समय समाप्त हो चुका है, यानी जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है उनको नहीं खाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आप क्या देख रहे हैं, सारे ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जहां चारों ऑप्शन को सही माना गया है। तो वी शुड नॉट कंज्यूम दोज फूड्स आइटम ऑन विच आई रिटन ऑन इट्स एक्सपायर्ड, ये एक्सपायर्ड हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइक भी करते चलो, प्यार बांटते चलो, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्यार में कंजूसी नहीं करना है। कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की, देखो फिर मैंने कहा ना कक्षा 4 की किताब आ गई, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ईवीएस को बहुत अच्छे से करना है तो कक्षा 4 कक्षा 3 कक्षा 5 की एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक्स हैं उनको जरूर एक बार देख लें, आपको पता लग जाएगा उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अनीता एवं मधुमक्खियों में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है, उपयुक्त यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। दूसरा ऑप्शन यहां पर दिया गया है दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देती है। तीसरा ऑप्शन है दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड हो गया कि लड़कियां कितनी अनजान होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दर्शाना कि किस प्रकार लड़के परिवार और समाज पर बोझ होती हैं, ये भी गलत है क्योंकि कभी भी एनसीईआरटी इस जेंडर बेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। दर्शाना लड़की कैसे खुश होती है, नहीं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि मधुमक्खी भी फीमेल में आती है और अनीता भी फीमेल है और सितारा भी, तो उनको बताया गया कि किस तरह से जो शक्ति है, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट किस प्रकार गतिशील है, किस तरह से वो डायनामिक है और वो समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। एकदम सही जवाब है अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है। बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन धमाकेदार से तरीके से। और लाइक करने पर कोई असर नहीं हो रहा भैया, पाप के भोगी बनोगे सुबह सुबह, क्या पाप लग जाएगा, पाप मत लो, जल्दी से लाइक कर दो नहीं तो पाप के भोगी बनोगे जो लाइक नहीं करेगा है। डिस्कस किसके जंगल, अगर हम बात करें किसके जंगल, तो किसके जंगल पर देखो कक्षा पाठ में एक और चैप्टर आया किसके जंगल पर, चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी, जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं। अब आपको जवाब देना है
कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं होंगी, क्या होंगी? और आपको तो पता है कुड़ुक कहाँ की भाषा है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखेंगे जवाब आपकी तरफ से। और अच्छा इससे पहले मुझे एक बार बताओ, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुड़ुक, कुड़ुक कहाँ की भाषा है? ये मैंने आपको 3 बार पढ़ाया है। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? जी। और यहाँ पर लाइक कर दो सभी ईवीएस भाई, हाँ लाइक करते रहो भाई, जो भी बात बनेगी। और यहाँ पर जवाब देने की झारखंड की, क्या बात। तो भाई बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, झारखंड की भाषा है कुड़ुक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो ये जो चैप्टर है ये झारखंड की संस्कृति से ही है, तो इसका मतलब कुड़ुक तो कंप्लीट हो गया, तो राइट ऑप्शन कुड़ुक तो हो ही जाएगा। अब देखो जमीन और जीविका की समस्या है, क्योंकि किसके जंगल, जंगल में यही बताया गया है कि भाई जो लोग रहते हैं वो खाते हैं, जीवन में परेशानी है, दोनों की समस्याओं को इसमें नहीं दिखाया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और डी, जमीन और जीविका की समस्याएं और कुड़ुक संस्कृति की समस्याओं को इसमें उजागर किया गया है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने दिया एकदम सही जवाब पकड़ा है। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज प्रीवेलेंट इन आबू धाबी? निम्न में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? आबू धाबी कहां पर है, किसी को पता है? आबू धाबी किस देश में पड़ता है? आबू धाबी किस देश में पड़ता है, किसी को पता है? आबू धाबी किस देश में पड़ता है? जी बता देते हैं, आबू धाबी यूएई सुना होगा आपने, यूनाइटेड अरब अमीरात सुना होगा आपने। वेरी गुड राजेश जी। तो ये बनता है, बहुत बढ़िया आंसर आपका मिला है। तो टका कहाँ की मुद्रा है? डॉलर और रुपया। तो टका कहाँ की है? बांग्लादेश की। दिरहम कहाँ की है? यूएई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। डॉलर कहाँ है? यूएसए की। और रुपया कहाँ की है? भारत की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है ना? ये सब क्या है जी? तो एक बार बता देते हैं आपको। तो टका बांग्लादेश, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात, डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका, रुपया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और से। तो ये यहाँ की मुद्रा, रुपये बहुत जगह पे चलता है। इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी है बहुत सारा, इंडिया के अलावा जो है वो अलग भी चलता है, ठीक है ना जी? आगे बढ़े, एक और सवाल, which of the following means the best medium to discuss the scarcity of water and impact on an area? यानी निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? क्या पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया? आपने सुना होगा ना एनसाइक्लोपीडिया, जिसको विकिपीडिया भी आप समझते हैं, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, या फिर समाचार पत्र की रिपोर्ट, या श्रव्य साधन? अब बताओ कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसके किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा उचित कर सकता है? क्वेश्चन आपके समक्ष है। और आपका ये भी सवाल टीएलएम के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और जवाब मुझे मिल रहा है 11 का सी, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया बच्चा नहीं पढ़ेगा, अभी वो छोटा बच्चा, उसे एनसाइक्लोपीडिया के बारे में कम जानकारी होगी। जानकारी ज्यादा किस में होगी? बिल्कुल समाचार पत्र की रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होंगी उनको बच्चा समझ लेगा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट की न्यूज जो क्लिप्स होंगी उनसे बच्चा आसानी से समझ पाएगा इस समस्या को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाचार पत्र की रिपोर्ट। ये बढ़िया। एक और सवाल, while teaching the chapter title Our Food in class third, teacher Joseph asked the students to discuss among themselves what they ate yesterday. What is the purpose of this discussion? कक्षा 3 में हमारा भोजन नाम अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने के लिए कहते हैं, उन्होंने कल क्या खाया था? इस चर्चा का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, ये साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो देखेंगे आपका आंसर कितना सामान्य है इस प्रश्न के लिए, और आपका जवाब हमें मिलेगा बढ़िया और राइट ऑप्शन। क्या बात है, अरे आपके पास आंसर की तो नहीं है? हाँ भाई, आप लोगों के पास आंसर की तो नहीं रखी है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं सभी लोग। और ये मैं नोट कर रहा हूं, एक्चुअली मैं कल और भी क्लासेस देख रहा था, इवन देन उनकी क्लास में बच्चे तो 100-125 थे, लेकिन जब वो पढ़ा रहे थे मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे कहाँ पर हैं। जो वो पढ़ा रहे थे बच्चों को ये नहीं पता था कि डीन्स ब्लॉक क्या होता है, डीन्स ब्लॉक में क्या होता है। मैं बड़ा एकदम मैं क्षुब्ध रह गया उस वीडियो को देख करके कि बच्चे लाइव थे, वो किसी को डीन्स ब्लॉक के बारे में नहीं पता क्या होता, गिनतारा क्या होता है। तो मैं बोला मेरे बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो तो खतरनाक हैं, तो ये तो डेंजरस हो आप, तो इसका मतलब
चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया क्या खाया था, मतलब भोजन। जब क्या मतलब, मैंने कल खाया था चाउमीन, मैंने कल खाई थी बर्गर, तो मतलब क्या, दूसरा बच्चा बोला कि सर मैंने तो दाल चावल खाया, एक बोला सर मैंने तो पालक की सब्जी खाई, एक हमारे जैसा बोला सर जी मास्टर मम्मी ने साग बना दिया, साग ही खाया मैंने तो मतलब क्या है, डिफरेंट बच्चे कौन कौन से साग को खाते हैं, डिफरेंट बच्चे कौन कौन से साग को खाते हैं, राइट। साग में सब्जी, साग सब्जी, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप समझ सकते हैं। तो भोजन की विविधताओं के पहलुओं को साझा करना जरूरी है, क्योंकि क्लास में जितने बच्चे होंगे सबकी मम्मी ने एक खाना तो नहीं बनाया होगा, सबने अलग अलग बनाया होगा ना, इसीलिए। थैंक यू राजेश जी, नहीं आप सबकी मेहनत है। एक और सवाल, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार का महत्वपूर्ण होती है भूमिका, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम कौन सा होगा। द टाइटल ऑफ टेक्स्ट गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर, ओ माय गॉड ये गलत हो गया भाई, इसमें ये शायद मैंने चेंज नहीं किया इंग्लिश में, इसको छोड़ दीजिए। शुक्रिया विभा। हाँ बिल्कुल कम है, बेसिक कम है, लेकिन सच में सुपर है, ये मैंने देखा। मैं कल मैडम से डिस्कस कर रहा था इस बारे में कि भाई बच्चे जो हैं काफी एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक समाजीकरण का। राइट ऑप्शन मिल रहा है प्राथमिक, तो परिवार को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से। देखते हैं आखिरकार कैसे। देखो समाजीकरण का मतलब क्या होता है, ये परिभाषा है कि जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं, वही समाजीकरण है। या बच्चा समाज में रहकर कैसे कनेक्ट होता है, समाज में रहकर किस चीजों को सीखता है, वही समाजीकरण होना होता है। कैसे सुख दुख बांटता है, इसमें परिवार और विद्यालय दो चीजों को बताऊंगा मैं। परिवार जो प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार तथा बालक की मित्रों की भूमिका होती है। जो प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है, अगर हम बात करें परिवार और बालक के जो मित्र हैं उनकी भूमिका होती है, बालक समाज में ही माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, शिक्षा लेता है, संस्कृति के मूल्य को समझता है, उसका एप्टीट्यूड विकसित होता है, और यही समाजीकरण का चरण होता है। दूसरे के रूप में दूसरे जो द्वितीयक समाजीकरण वो क्या है, वो विद्यालय है। तो द्वितीयक चरण में बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है, और वो अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले, स्कूल के बच्चे, खेल के मैदानों के बारे में जुड़ करके लोगों के साथ मिल करके वहां पर व्यवहारिक बनने का पूरा काम करता है। इसलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा गया है। परिवार को क्या बोला गया है, परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा गया है, इसीलिए क्योंकि वहां बच्चे सबसे पहले सीखता है। बहुत बढ़िया, लाइक करते रहो भाई, लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना होनी चाहिए। राइट ऑप्शन क्या हो गया, परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का स्रोत है, द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत क्या है, विद्यालय है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और, वी शुड नॉट लीव कुक्ड फूड अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड, मतलब क्या है, हम जो खाना खाते हैं खुला खाना फ्रिज में ना रखें। आप देखोगे ना, अगर आप खाना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कोई खाना खुला रख दिया फ्रिज में, जैसे आप फ्रिज में खाना खुला रखते हो तो क्या होता है, तो फ्रिज में खाना खुला होने के कारण आपने देखा होगा, अगर आप फ्रिज में आटा रख देते हैं, आप राइस रख देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक सतह जम जाती है बहुत टाइट, और वो खराब होने लग जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होता है जी, कीट, जीवाणु, विषाणु या फफूंद, इनमें से कौन सा आपको लगता है। और ऑप्शन मिल रहा है मुझे फफूंद। फफूंद, अरे फफूंद बाहर लगती है, फ्रिज में नहीं लगती जी, बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए, तो आपने उसको बिना फ्रिज में रखे, फफूंद लग जाएगा, फफूंद हर किसी पे थोड़ी लग जाएगा। सब ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बैक्टीरिया किसने बोला, पूजा, बहुत बढ़िया, डी आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि कीट खाने को खा सकते हैं, उसमें सो के अपना आत्मदाह कर सकते हैं, वो उसमें गिर के, जैसे मक्खी गिर जाती है, छिपकली गिर जाती है, वो मर जाएंगे, मकड़ी गिर गई वैसे वो गिरते नहीं है। विषाणु, फफूंद, फंगस, फंगस जो है वो खाने को बहुत बाद में आती है, जीवाणुओं और विषाणुओं के बाद नंबर आता है फफूंद का, क्योंकि वो तो सबसे लास्ट स्टेज है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, जीवाणु। जैसे आपको बता दें, जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, ठीक है ना, एक कोश के सरल जीव है जीवाणु। और आप देख रहे होंगे ये जीवाणु चला देते हैं आपके सामने, जिसकी कोशिका केंद्रक विहीन होती है। जीवाणुओं को सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, जीवों के ऊपर एवं उनके भीतर तथा पौधों में ये आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ये इसका 3D व्यू था जो मैं आपको दिखा रहा हूं जीवाणु का।
और इसके साथ होने वाले, पेपर में आ सकता है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से हैजा, इसके लिए जिम्मेदार जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो है विब्रियो कैलोरी से। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। आलू में शैथिल्य रोग ये होता है स्यूडोमोनास से। और फलों में क्राउन गाल रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों चीजें, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है बीमारी में कि क्राउन गाल रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, आलू में शैथिल्य रोग किसके कारण होता है। तो ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। इनके नाम भी है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से ये रोग होता है क्राउन गाल। इज दैट क्लियर? तो नोट कर लीजिएगा अभी। हाँ, एक खतरनाक, ये इसकी बनावट जो है ना ऐसी होती है, जो इसकी बनावट है वो यही है, जिसकी बनावट है वो यही होती है, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं, चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो बैक्टीरिया से बचना, देख लो ऐसे होता है, जीवाणु घुस गया ना बॉडी में तो ऐसे ऐसे बाहर निकल के चुभेगा तुम्हें बॉडी में। ये इसका एक्चुअल है, जो इसका 3D व्यू है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एक और। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वो अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिलाएं और उसको पिएं। आपने देखा होगा अगर आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, डायथीरिया हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, या डायरिया हो जाता है तो क्या करते हैं आप हमेशा बॉयल वाटर को, गर्म पानी को ठंडा करके उसमें नमक और चीनी मिलाकर पीने की बात दी जाती है। देख रहे हो ना विनोद सर, कैसे हम लोगों को नेम नहीं ले रहे हैं। अरे नहीं राज, क्या करें भैया, अब तो ऐसे करना पड़ेगा। अरे क्या करें, देख रहे हो राज, हम भी देख रहे हैं आप कितने बच्चों को ला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता, चीनी और पानी वाला सम्मिश्र सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होना चाहिए? क्वेश्चन आपके समक्ष है और गलती के चांसेस कम होने चाहिए, और हम देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और राइट ऑप्शन क्या होगा, सवाल मिलेगा अभी। अरे नहीं देख, ऐसा ना, जब एक्चुअली मीनाक्षी यहां पर क्या होता है, जो कमेंट वाली स्क्रीन वो अलग है और पढ़ाने वाली स्क्रीन अलग है, ठीक है ना? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। राइट ऑप्शन आपका मिला है सी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जवाब देने की कोशिश अच्छे से करते हैं। और दस्त लगने पर आपको सलाह दी जाती है क्या करने की, वो आपको पता है, बता दें, क्योंकि चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, इसलिए यहां पर ये सवाल सही है, जब आप ऑप्शन सही है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये भी सही बात है। और उबालने पर, ये तो सब जानते हैं, उबालते हैं तो पानी में जो जीवाणु होते हैं वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, राइट? इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, सारे ही ऑप्शन सही होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मुझे बताया जा रहा है यहां पर। क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी दोगे क्या जी? तो गलत जवाब दिया है आपने, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही होने चाहिए, क्योंकि चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, इसलिए वो आसानी से कूल होकर आपको एनर्जी देता है। राइट ऑप्शन ए, ठीक है ना? आगे बढ़े, वेरी गुड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डॉक्टर से पूछा हूं इस क्वेश्चन को तो बता, ए होगा, हाँ ए होगा, बिल्कुल एकदम सही बात। एक और, चलो बताओ। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फरहा अपने छात्र में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगी कि वो संचार के माध्यम से चित्र एकत्र करें, उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम से एक वीडियो दिखाएंगी। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं, उन पर चर्चा करें। और संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, नहीं पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? हमें उम्मीद है कि आप एकदम सही जवाब देने की कोशिश करें। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपको बता दें। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो छात्रों से कहेंगे वो संचार के माध्यम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अन्वेषण करने की बात कर रही हैं। तो क्या करें, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से फोटो इकट्ठा करें, यही तो होती है एनालिसिस। वो चित्र करें और उनको वर्गीकृत करें, तो ये तो एकदम सही है। वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाने पर बच्चों के अंदर अन्वेषण, उन्हें क्या मिलेगा? अन्वेषण, अन्वेषण खुद से की गई खोज है, वो उस वीडियो को देखकर नॉलेज ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अन्वेषण नहीं होगा। छात्रों से कहेंगे संचार के माध्यम से अपने अनुभव, बिल्कुल सही बात है, जब वो अनुभव बताएंगे तो अन्वेषणात्मक स्किल हो जाएंगे। और जब भी आप उनको कोई वीडियो चीज दिखाएंगे, पावर पॉइंट स्लाइड दिखाएंगे, तो बच्चों को सिर्फ नॉलेज मिलेगी और वो चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए और सी एकदम सही है, दोनों गलत हैं।
तो राइट ऑप्शन सी एकदम सही है, ए और सी, उसके अलावा दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एकदम सही पकड़े हैं आप और सही जवाब देने की कोशिश यहाँ जारी है। थैंक यू चंद्रकांता, आपका नाम मैं लेने का ऐसे मन कर रहा, जैसे मैं बचपन में पढ़ता था ना, तो जब शिवदत्त आता था, मैंने एक दिन बात की थी ना, चंद्रकांता कांता कांता, किसने देखा था? चंद्रकांता का सीरियल आता था, नीरजा गुलेरी। मेरे साथ बड़ी अजीब घटना हुई, जब मैं कक्षा 5 या 6 में था, तो चंद्रकांता सीरियल आता था, तो उसमें आया था चंद्रकांता किसकी रचना है। मुझे तो एक ही आंसर पता था। उसने बोला भाई बताओ चंद्रकांता किसकी रचना है, तो मुझे एक ही चित्र आता था, वो क्या था? मुझे एक ही समझ में, नीरजा गुलेरी प्रेजेंट्स चंद्रकांता कांता कांता, तो मुझे नीरजा गुलेरी लिख दिया। तो मास्टर जी ने मेरा अगले दिन गुलेरी बना दिया। कह रहे थे ये कहां से लिखा? बोला मास्टर जी ये याद है मुझे। तो ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि नीरजा गुलेरी मुझे अभी तक याद है, उसमें नीरजा गुलेरी साहब थे जिन्होंने उसको बनाया था। क्वेश्चन है, चेराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़ युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस की जमीन पर पीटा जाता है। बांस को नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से ये चेराओ नृत्य कहां किया जाता है? ढोल बाजे डम डम ढाई ढाई ढोल बाजे। तो ये ढोल बजाते ही बजता है, तो कहां का मित्र है? ये आपने मुझे बताया है, एक बार दर्शन करा देते हैं। ये है आपका मिजोरम में इस तरह का नृत्य होता है, जहां पर आदमी बांस लेते हैं और ये डांस करते हैं। ये वहां का पारंपरिक यानी परंपरागत डांस है, जिसको बोलते हैं लोक नृत्य, जिसको बोलते हैं उनका सांस्कृतिक जो नृत्य है वो यही है। इसको चेराव यहां पर लिखा गया है एनसीईआरटी के द्वारा, लेकिन अगर आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो यहां पर चेराव, इसका असली नाम चेराव है, ठीक है ना। ये चेराव वही है, बस इसका असली नाम चेराव है, लेकिन यहां पर इन्होंने इसको चेराव लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी के बार बोल रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी में कितने सारे जो गलतियां हैं लोग कर रहे हैं, जबकि अगर हम कर देना इसको ऑप्शन तो हमें गलत दे दिया जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बहुत गलती यहां पर एनसीईआरटी के द्वारा हुई है। तो ये क्या है? मिजोरम में होती है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? देखो, जितना भी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो सब जगह जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना। तो यानी चेराव नृत्य क्या? ए वाला डांस है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज मिजोरम। बहुत ही अच्छा आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल की बात करते हैं। चेराव नृत्य आपने समझ लिया है, तो एक और क्वेश्चन है, लोकल पीपल हैड टू लीव देयर नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी कॉल्ड? ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट, गेटिंग बाय ट्रांसफर, गो आउट बाय ट्रांसफर। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों का निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला, विस्थापन, स्थानांतरण द्वारा आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। और आप बता दें, स्थानांतरण द्वारा आना हाँ, फसल की फसल की कटाई पर, बिल्कुल। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब अगर देंगे तो एकदम बी आंसर होगा। इसको बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी कारणवश, किसी कारण से, नेचुरल कारण से अगर कोई व्यक्ति, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, और जैसे ये आपने बताया कुछ विकासात्मक चीजें हो रही हैं, इनके कारण अगर कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है तो उसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और यही है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अगर आप चूज कर रहे हैं, एकदम सही जवाब है। 19वां सवाल, विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण उपकरण है। अब मैंने बताया पोर्टफोलियो क्या होता है, नीचे आपके सामने ऑप्शन है, ये मैंने कई बार बता दिया है, इसको डिटेल में भी बढ़ा दिया पोर्टफोलियो क्या है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके, और विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। तो राइट ऑप्शन देखेंगे आपका जवाब इसके लिए क्या हो सकता है, और हमें उम्मीद है कि जवाब में शायद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। और ये मैंने बताया पोर्टफोलियो क्या है, मैंने बताया ना, पुट ऑल द गुड फ्रूट्स इन योर टू योर बास्केट। समझ में आया ना कि आपके पास बहुत, आप, मैंने उस दिन भी समझा था, बगीचे में गए और बगीचे में आपके पास बहुत सारे पेड़ हैं जहां पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, और आपके पास टोकरी है, आप वहां से कौन कौन से फलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? मैंने बताया उसमें से जो आपको बहुत बेस्ट फ्रूट्स लगेंगे उनको आप लेने की कोशिश करेंगे, है ना। दूसरी बात क्या है, ये भी मैंने बताया, पोर्टफोलियो एक
ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है कि इस वर्ष के लिए पोर्टफोलियो ये हो गया, सेमेस्टर के लिए पोर्टफोलियो ये हो गया। तो पोर्टफोलियो एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है। ये मैंने आपको 3 बार बताया। आपने बहुत बड़ी गलती की सवाल का उत्तर देने में कि आपने डी ऑप्शन को चूज किया है। समझिएगा, आप खुद समझ जाते। पोर्टफोलियो का विशेषता क्या है, वो एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये पोर्टफोलियो निश्चित समय के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, विद्यार्थी के कार्यों को हम इकट्ठा करते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों को, ये विद्यार्थी के लिए जो सबसे अच्छे काम उसने किए उनको चुन करके उस पोर्टफोलियो, मैंने अभी क्या बोला था, जो सबसे बेस्ट है। अब मैंने कहानी बताई थी उस दिन कि भाई आप टिल्लू हमारा राम प्यारी को लेके बगीचे में पहुंचा और यहाँ बहुत तरह के फल लगे हुए थे। तो टिल्लू कौन से फल चूज करेगा, जो सबसे अच्छे होंगे, जो पके हुए होंगे। तो इसीलिए एक टाइम ड्यूरेशन मिला, 1 घंटे में कितने फल तोड़ सकता, ले ले। उसे 1 घंटे में उसको कौन कौन से फल लेने, वही है पोर्टफोलियो। एक टाइम बता दिया, उसमें बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जो उनकी बेस्ट एक्टिविटीज हैं उनको चुन करके रखना, उसमें वही पोर्टफोलियो है। बहुत सिंपल डेफिनेशन पोर्टफोलियो की है। मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बता रहा हूं। हाँ, मनोहर ने आंसर दिया, कंचन ने दिया। इज दैट क्लियर? पलटी मार दी। अब चलो कोई बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो निश्चित समय में किया गया कार्य, उसके इकट्ठा करना और जो बेस्ट कार्य है उनको चुनना पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपकी इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती। विरोध मतलब, अरे तूने मुझे ऐसा कैसे कह दी, बाहर मिलियो। दूसरा वाला बोला, आ जियो भी तू भी बाहर। छोटे हो चाहे बड़े हो। और बचपन में क्या होता था, बच्चे प्रकार लेकर खड़े हो जाते थे, वो तो होता ना कंपास, तू आके दिखाइयो आज बाहर। कि छोटे बच्चे छोटी एक्टिविटी करते हैं। तो विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा आरंभ होती है तो शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होगी। कोई बच्चा सामाजिक संस्कृति पर विषय पर चर्चा हुई तो विरोध होगा, मतलब ये वाला विरोध है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी संस्कृति के बारे में बोलेंगे, वो अपनी संस्कृति के बारे में बोलेंगे। तो एक छात्र के नाते आपका क्या रोल है? छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत इस विषय पर चर्चा करें। अगर आप छात्र को बोलेंगे कि इसके भाई क्लास के बाद चर्चा करो, तो फिर चर्चा का फायदा क्या रहा भाई? ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। भाई आप जब कक्षा में डिबेट रख रहे हैं और कह रहे हैं बाद में बात करना इसके बारे में, तो गलत हो गया। इसको तो नहीं कह सकते। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें एवं अध्ययन विषय पर ध्यान केंद्रित करें, तो क्या ये बात सही होगी? आप कहेंगे भाई आप चर्चा करा रहे हैं और चर्चा का ध्यान भंग ना करो, तो वो तो कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं भैया। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस पर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप छात्र को बोलेंगे कि भाई आप क्या जानते हैं संस्कृति के बारे में, आप अपने विचार रखें। दूसरे वाला उसको अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होता है। इससे क्या होगा, डिस्कशन होगा और एक दूसरे की संस्कृति को समझने का बच्चों को पूरा मौका मिलेगा। तो राइट ऑप्शन एकदम सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। एक और सवाल है इस प्रश्न में, इस सिलसिले में, क्या ए टीचर विशेस दैट her students should develop understanding and knowledge about plants. For this, she should be which of the following she should? अध्यापिका की इच्छा है कि उसके बच्चे जो हैं वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में समझ और ज्ञान को विकसित करें। इसके लिए उसे क्या करना होगा? एक, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने के लिए कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने के लिए कहें। और आपको शायद पता होगा कि आप जब भी बात करती हैं किसी भी चीज को पढ़ाने की ईवीएस में, तो फील्ड ट्रिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? बताया ना कि जब भी आप बात करेंगे तो फील्ड ट्रिप से अच्छी कोई चीज नहीं। तो बच्चे को फील्ड ट्रिप कराओ, फील्ड ट्रिप करा के आगे लेके चलो। तो बच्चे को फील्ड ट्रिप कराना बहुत जरूरी है। तो छात्रों को अपने साथ विद्यालय में बगीचे में चलने को कहें और वहां पर सभी पौधों को पहचानने के लिए कहें। तो राइट ऑप्शन ए से बेस्ट ऑप्शन ही नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं। बेशक वे छात्रों के पौधों को नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताएं, यानी बच्चे रट लें। नीम, आम, कीकर, गुलाब, चमेली, चंपा, इन सब कैसे नाम, तो बच्चों को पता ही नहीं है कौन कौन से हैं। और अगर वीडियो को दिखा के पहचान करोगे तो वो बात का कॉन्सेप्ट है। पहले उनको फील्ड ट्रिप कराएं। ये मैंने बताया ना कि सबसे पहले फील्ड ट्रिप बहुत जरूरी है। बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस सीखता है। लाइक नहीं है भाई, लाइक कम है, क्यों? ऐसी क्या गुनाह हुआ कि लाइक इतने कम है? लाइक करते रहो भाई, आशीर्वाद देते रहो। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्र संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। या शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। अब सवाल आपके समक्ष बन जाता है और मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए ये आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, मेरा हाथ दब गया है जी।
तो हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इसका जवाब देने के लिए उपयुक्त हैं। और राइट ऑप्शन बी, अनअकाउंटेड रिकॉर्ड बच्चे की, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सीमा जी, सही कहे हैं, सही पकड़े हैं सीमा जी। अरे क्या बात है, श्री राम ने भी 4 बार लाइक कर दिया। भगवान करे श्री राम आप ऐसी बढ़ो, बस आप कभी भी, मैं दुआ करूंगा उस ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर से सुबह सुबह कि कभी आप ऑड नंबर को लाइक ना करें, मतलब 1 3 5 में ना करें, हमेशा समी रहें। ये मेरी इल्तिजा है, दुआ है खुदा से। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल का जवाब क्या मिला है? बिल्कुल सही। क्यों दिया है आपने जवाब? क्योंकि बालक परिवार में रहता, परिवार उसकी क्या है? परिवार में उसकी प्राथमिक पाठशाला है। पाठशाला में वो रहता है और वो अपने दादा दादी नाना नानी को बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो उनकी कहानी सुनेगा तो उसको आसानी से याद हो जाएंगी, जबकि वो उसको बोझ नहीं लगेगा, वो उसको इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन जबकि वो किसी बाहर लोगों से जानकर पूछने की कोशिश करेगा तो उसका रुचि नहीं होगा, क्योंकि उसके दादा दादी, उसके नाना नानी बहुत अच्छे थे। इसलिए एकदम सही जवाब आपने पहचाना ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बारे में वो पढ़ना समझना उसे बड़ा आसान लगेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक और किताब मिली, एक और चैप्टर मिला कक्षा 3 का, ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास के पक्षी और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? अब देखेंगे इसका लक्ष्य आप हमें क्या बताते हैं। तो भाई यहां पर लक्ष्य टीना जी का क्या होना चाहिए जी? ऊंची उड़ान चैप्टर तो देखेंगे छात्रों में पक्षियों संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान आधारित विकसित करना, या छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। देखो वैज्ञानिक समझ तो विकसित नहीं होगी, ये तो आप जान लें, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा है, उसमें आप वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, जान देखिए, छात्रों में पक्षी संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना नहीं। देखिए अगर जानकारी होगी तो वहां डिफरेंट डिफरेंट पक्षियों के बारे में उनकी विशेषताएं लिखी जाएंगी, उनके बारे में बताया जाएगा, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। जबकि चैप्टर में क्या है? ऊंची उड़ान, कि पक्षी कितना ऊंचा उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं और वो कैसे रहते हैं, तो इसमें जानकारी का आधार नहीं है। इसका आंसर क्या है? छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करने के माध्यम से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, बी इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा। इंटरेस्ट होना चाहिए राजेश, एकदम सही कहा आपने। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो गलती ना करो, पढ़ते चलो इस चैप्टर को। मैं देखो जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं ना, तो हमें वो सारी चीजें याद आ जाती है जो हमें, अभी बहुत सारे बचे हैं, अभी तो 29 पर पहुंचे, अभी तो 30 का है, 31 का, 1 से लेकर 16 तक के पेपर है। तो ईवीएस कंप्लीट आपका यहीं तैयार हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लूंगा मैं, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, तो प्रैक्टिस सेशन में भी हम और क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी हो जाए ईवीएस के बारे में। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, टू अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर प्लेस चिल्ड्रन नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। ये आप सभी जानते हैं कि बच्चों को विशेष स्थान को समझने के लिए मानचित्र यानी मैप को बनाना पड़ेगा। मैप के बिना वो कैसे समझेंगे? प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। क्या ये सही बात है? क्या आपको लगता है मानचित्र जब बनाते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो जमीन से देख रहा है। दूसरा, वस्तु, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एकदम सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी चिन्ह को लगाते हैं। जैसे मैंने अभी नदी दिखाई तो ब्लू चिन्ह से मैंने दिखा दिया, है ना? तीसरा क्या है? हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि आप वास्तविक दूरी बनाओगे तो मैप पूरा इंडिया के बराबर बनेगा, ये भी गलत है ना, है ना? ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक दूरी नाप कर उन्हीं को दर्शाते, उनको थोड़ी दर्शाते हैं। वहां हम एक मापने का यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। हमें वी शुड यूज स्केल ना, हमें स्केल यूज करना पड़ता है ना, स्केल के आधार पर तो बनाते हैं। और मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर रहती है। बिल्कुल सही बात है। देखो उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, राइट हैंड में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है, तो ये भी सही है। तो यानी मुझे 2 ऑप्शन मिले। अब देखो, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान पर जमीन पर से देख रहा है, तो यह गलत है। क्योंकि मानचित्र मान के बनाया जाता है जो आदमी आकाश में उड़ रहा है तो उसके लिए भी वो बहुत जरूरी है। ऊपर से देख सकता है तो वो कहां जा रहा है। कभी आपने देखा कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लाइट में चल रहे हैं या जमीन के ऊपर चल रहे हैं तो क्या आप मैप काम नहीं करेगा? तब भी काम करता है। अगर ऐसा होता तो जितने भी ये प्लेन उड़ाते हैं, जो भी लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा।
क्योंकि प्ले वो तो ऊपर से देखते हैं, जमीन से नहीं देखते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये नहीं बताया गया है कि मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, वो आसमान से भी देख सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत है, वो किसी भी एंगल से देख सकता है। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन बी और डी, दो सही है, बी और डी ये दोनों गलत हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? स्पेस से भी देख सकता है मानचित्र को, इसलिए हमें लगता है कि हम तो जमीन से ही देखते हैं, इसलिए हम उसी पर सोचते हैं कि हमने जमीन से देखा, दैट्स इट। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और सवाल क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आप सही मानते हैं कि सभी विद्यार्थी समान होते? बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी समान नहीं होते, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसको व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और हर एक बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, IQ लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए हर बच्चे को एक विधि से नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको मैं काट दूं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना जी। हाँ बिल्कुल सही कहा राजेश। इज दैट क्लियर? विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्य और जानकारी से ही प्राप्त होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। बच्चा रैखिक रूप से नहीं सीखता है। हालांकि पियाजे साहब ने कहा था कि जब बच्चा सीखता है वो स्टेज के आधार पर सीखता है, यानी एक के बाद एक स्टेज। तो रैखिक मतलब सीधी रेखा में सीखता है, ऐसा नहीं है। चहुमुखी विकास बच्चे का होता, तो मैं इसको भी गलत कर दूं, ये भी गलत हो जाएगा ना भाई, ये तो गलत ही हो गया ना। ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, वो क्या है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते जिनको जानकर विज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता। ये भी गलत है। ये तो बात है कि बालक एक कोरा कागज होता है, आपने सुना ना, मेरा जीवन कोरा कागज, ऐसा गाना सुना था ना, तो बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चा एक कोरा कागज होता है, उस पर जो चाहे लिखना वो लिख सकते हैं। वॉटसन साहब ने शायद ये कहा था कि बच्चा कोरा कागज होता है, आप जो चाहे उसको बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि विद्यालय ही दे सकता है, परिवार प्राथमिक पाठशाला तो परिवार भी दे सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी गलत कर दें। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विद्यार्थी सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। सर्पिल मतलब, सर्पिल का मतलब ये वाला होता है, ऐसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल बोलते हैं इसको। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, सही बात है, और वह परिस्थितियों के माध्यम से सीखना और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसलिए मैंने आपको, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी ऑप्शन पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ लें। एक और सवाल इंग्लिश में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा PDF। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जुड़ो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सीमा EVS अध्यापिका। और इसके बाद बता दूं सवाल पढ़ाने से पहले भाई, अभी 10 बजे CDP का प्रीवियस ईयर होगा, कामनी मैम पढ़ाएंगी। इसके बाद 5 PM हिंदी के CD प्रीवियस ईयर चल रहे हैं। शाम को 7:30 बजे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, पेपर 2 के। तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं क्लासेस का। एक और सवाल, सीमा एक EVS अध्यापिका है, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती हैं। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी में बाल्टी में डालकर देखें तो वो तैरती हैं। अतः छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्र को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि आप जानते हैं ना, पृष्ठ तनाव, जो पानी का घनत्व होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है, वो चीजों को डूबने नहीं देता, क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव को हम उसके घनत्व से, डेंसिटी से मापते हैं। तो वो आवश्यक नहीं समझती कि बच्चों को बताया जाए कि ये घनत्व क्या है, इसका मतलब क्यों नहीं बताना चाहती हैं वो घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वो घनत्व को समझने के लिए उनसे के संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। और ऑप्शन क्या मिलेगा आपका? और ऑप्शन सी मिलने की कोशिश मुझे जारी है, और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न काफी अच्छा और काफी भारी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तेजी से बताओ भाई, बात ऐसी नहीं बनेगी। और लाइक को बढ़ाते रहो, लाइक की संख्या कम से कम यार 100 तो करो। और राइट ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपका जवाब गलत है। आपके द्वारा चुना गया विकल्प पूर्णतः गलत है। कृपया पुनः प्रयास करें और फिर से अपने उत्तर की प्राप्ति करें। तो गलत दिया है आपने जवाब। राइट ऑप्शन है, क्यों? बच्चा बहुत छोटा है, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है,
तो भाई ऐसे में अगर आप बच्चा, क्योंकि घनत्व जो है वो उस लेवल का नहीं है जिस बच्चे का लेवल है, घनत्व बाद में पढ़ाया जाता है। तो अगर वो बता देंगी तो क्या होगा कि बच्चे घनत्व की अवधारणा जो है वो वैकल्पिक यानी उसकी ऑप्शनल सोच बना लेंगे कि ये क्या है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है कि वो घनत्व के बारे में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो क्या करेंगे, वो उसकी वैकल्पिक यानी उसकी अल्टरनेटिव कोई सोच बना लेंगे जो उनको दिक्कत करेगी फ्यूचर में, इसलिए वो नहीं बता रही हैं। राइट ऑप्शन ए है। समझो या देश के जवानों, नौजवानों, बात मानो, ठीक है ना, और कभी किसी से ऐसा नहीं, अच्छे से काम करना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, देखेंगे इस जवाब पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया मिलती है। एक और सवाल, जिन जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, पलटी मार दी, कोई बात नहीं। एक और, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन लर्न द मीनिंग ऑफ वर्किंग इन कोऑपरेटिव स्पिरिट, यानी इनमें से किसके सहयोग, किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। परिवार, समाज, खेल, फैमिली, सोशल, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स एंड फैमिली, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन, प्रतियोगिताएं और परिवार, इनमें कहां पर सहयोग की भावना को सबसे ज्यादा सीखा जा सकता है। और जवाब मिलेगा मुझे आपकी तरफ से एबीसीडी के रूप में। मुझे उम्मीद है जवाब काफी अच्छा देंगे आप, गलती नहीं होगी आपसे, और राइट ऑप्शन एकदम सही पकड़े हैं। क्यों? समाज, जहां देखो कोऑपरेटिव यानी सहयोग की भावना मतलब होता है जहां पर एक से अधिक आदमी मिलकर काम करते हैं। तो परिवार में चाचा, मम्मी, बुआ, फूफा, ताई, ताया, ताऊ, चाची, चाचा सब रहते हैं, अगर मैं एक संयुक्त परिवार की बात करता हूं। न्यूक्लियर में भी पापा, मम्मी, बच्चा, बच्ची तो रहते ही हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक दूसरे की सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। समाज भी में ही है। और खेल में क्या होता है, जब खेल में टीम बनाई जाती है, टीम्स में कोऑर्डिनेशन होता है कि कैसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करता है। तो इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, परिवार, समाज और खेल के माध्यम से बच्चा सहयोग की भावना को सबसे अच्छे से सीख सकता है। ये क्लास यही यूट्यूब पर होंगे शीलू, ये सारी क्लास यही होंगी इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो आप। थैंक यू शिवानी जी, शुक्रिया। भाई एक बार सभी लोग ईवीएस बाय ललित कुमार लिख दो, अगर आपको समझ में आ रहा है, लाइक करके एक बार ईवीएस बाय ललित कुमार लिख दोगे तो मेरे करेजवा में ठंडक पड़ जाएगी, और वो ठंडक आप ही दे सकते हैं। एक और सवाल, क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो एक मच्छर के प्रजनन तंत्र को रोकती नहीं है। नहीं, याद रखना, नहीं रोकती। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। तो आपका जवाब क्या मिलेगा? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, थैंक यू चंद्रकांता। और यानी आप जिन्होंने लिखा है उनको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। और लाइक 100 पहुंचा दो कम से कम इसके, अभी आपका लाइक कम है, लाइक भी 100 होने चाहिए भाई। यस, तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिल रहा है मुझे जी। ये सर हमारे, थैंक यू अल्पना जी। तो भाई बात समझने की कोशिश करो, राइट ऑप्शन मिल रहा है बी। क्या बात है। देखो इस फैक्ट को समझना, केवल एक फैक्ट ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, साबुनदानी में साबुन रहती है ना, मसालेदानी में मसाले रहते हैं, एक ही ऐसी दानी है जिसके अंदर जिसके नाम पर वो नहीं रहता। मच्छरदानी में मच्छर नहीं रहते, मच्छरदानी में मच्छर नहीं रहते, सिर्फ एक ही दानी है जिसमें मच्छर, नाम मच्छरदानी, उसके अंदर मच्छर नहीं होंगे। अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो आप इसमें कैसे रोकेंगे? मतलब मच्छरदानी में आपने मच्छरों को थोड़ी कैद करते जाओ और बच्चे पैदा करो, यानी यहाँ प्रजनन करो, ऐसा नहीं है ना। मच्छरदानी के बाहर मच्छर होते हैं, तो मच्छरदानी अपनी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है जिससे कि आपको मच्छर ना काटे, ठीक है ना। हाँ, खत्म नहीं करेगी, वो सेफ्टी है पब्लिक के लिए जिससे कि वो बीमार ना पड़े। इसलिए कूलर का पानी बदलते रहो, ये सही है। पानी इकट्ठा ना होने दें, और वहां पानी इकट्ठा हो वहां पर मछली छोड़ दें जिससे कि वो मछली उसके लार्वा को खा जाए और मच्छर खत्म हो जाए, ठीक है ना, ये सही है। लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकता, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े जी। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूजल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग इनमें से किस राज्य में किया जाता है? छत पर पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। ग्राउंड वाटर वॉज रिचार्ज बाई कंजर्विंग रेन वाटर ऑन रूफ, यूजिंग दिस ट्रेडिशनल मेथड अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेट इज वाज डन।
और राइट ऑप्शन मिला है मुझे, बहुत बढ़िया। और आप सही जवाब देने की एकदम करीब हैं, क्योंकि आपका जवाब एकदम सही है, राजस्थान। हालांकि राजस्थान में और भी चीजें हैं, यहाँ छतों पर पानी को इकट्ठा करके उसको रिफाइन किया जाता है, जिससे वो आगे दूसरे कामों में प्रयोग किया जा सके। और राजस्थान के बारे में मैंने कल दो चीज और पढ़ाई थी, जोहड़ के नाम भी ये सुना होगा, क्योंकि बारिश के पानी को वहां पर जोहड़ जिसको बोलते हैं आप, छोटा मोटा तालाब जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा करके रखा जाता है उसको रिफाइन किया जाता है, तो उसको भी बोलते हैं जोहड़। तो राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, सॉरी पंजाब में, यहां पर भी इसमें भंडारण टैंक को संदर्भित करता है, जहां पूरे वर्ष जल जमा करता है, और जोहड़ के पास जाकर बच्चे जल में संरक्षण के बारे में जान लेते हैं, उनको फील्ड ट्रिप कराई जा सकती है। तो राजस्थान में ये जरूरी है, मैंने जोहड़ भी बताया था कल आपको, इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया है। प्रश्न नंबर 30, आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी है, अक्षय के बारे में है। देखो फिर एक क्वेश्चन मैंने बोला ना, जितने भी ईवीएस में आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कक्षा 4 के चैप्टर से पूछे गए। तो कक्षा 3 से पूछा गया, 4 से पूछा गया, 5 से पूछा गया, तीनों पूछे गए हैं। नामक कहानी अक्षय के बारे में, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उससे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व, बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चे के अंदर अब धार्मिक भेदभाव तो कभी पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो धर्मनिरपेक्षता की बात करें, उनको धर्म चीजों के बारे में ना समझाएं। सांप्रदायिकता का अस्तित्व नहीं, कम्युनिज्म का नहीं होगा। हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। राइट ऑप्शन क्या है? याद रखिएगा, चैप्टर के बारे में होते, जो इस चैप्टर में बोला है कि उसकी दादी बोलती है कि वहां नहीं खाना कुछ भी, जाकर के अक्षय को बोलती है कि भाई अनिल के घर कुछ भी नहीं खाना तुझे, तो वो किस कहानी से महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? बिल्कुल सही बात है, जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, और अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के, उसको छूना मत, वो निम्न जाति का है। इस तरह की सोच बच्चे के मन से खत्म हो जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको समझने वाली चीजें आनी है समझ में, और चीजें बहुत अच्छी सी। जी, अल्लाह के नाम पर लाइक, हाँ अल्लाह के नाम पर लाइक करते चलो, लाइक तो वहीं बढ़े हैं, कोई नहीं बढ़ रहा लाइक पर भी, क्या बात है? तो भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और आपको पता है डेली सुबह 6 AM मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं आपको, सारे प्रीवियस ईयर, अगर आपने नहीं देखे अभी, आज 29 तारीख का, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सबके ईवीएस के प्रीवियस ईयर मैं करा चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी एडिड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जाकर के देखें और सभी को पढ़ें, क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, जी हाँ बिल्कुल, दादी ऐसी करती थी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। फिर से एक बार बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, सुबह 6 AM ईवीएस का प्रीवियस ईयर होता है, 10 AM सीडीपी कामनी मैम लेती हैं, इसके बाद 5 PM हिंदी कामनी मैम लेती हैं, जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, और शाम को 7:30 बजे मैं मैथमेटिक्स से प्रीवियस ईयर लेकर करा रहा हूँ आपको। तो सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से एक्सप्लेन किए, थैंक यू अल्पना। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप मोटिवेट करें, वो जुड़ें और एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जाते जाते ईवीएस बाय ललित कुमार लिख दीजिएगा अगर आपको पसंद आया मेरा सेशन, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, टाइम का सोल्यूशन करें, चलो मैं बात करता हूँ मैम से, आगे पीछे करने की कोशिश करते, थोड़ा टाइम 11 बजे से रख लें, फिर मैडम को बोलूंगा 11 बजे से कर लेंगे, ठीक है? मैं बात करता हूँ उनसे उनके टाइम के लिए। तो दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते हंसाते रहो, और मिलते मिलाते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।